गवर्नमेंट के लोग ऐसे ही बात करते हैं, कोई आपको नहीं बोलेगा बोले बेटा आ गया, बोले बेटा यहाँ साइन करो, ऐसा नहीं होता। एजुकेशन लोन पे इससे पहले बात कर चुके हैं अपन। एजुकेशन लोन पे मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। कुछ बच्चों को वीडियो से हेल्प हुई, कुछ को हेल्प हुई, लेकिन उनको बहुत सारी चीजें अभी भी अनक्लियर है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि अनक्लियर क्यों है, जबकि मैंने उसे पूरा बता दिया था। फिर भी कुछ पॉइंट मेरे से छूट गए थे, इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, अगर मेरी वीडियो देखते हो कोई भी, जैसे एजुकेशन लोन की एग्जाम्पल, तो पूरी देखा करो, ठीक है। इन सब टॉपिक की जो वीडियो होती है वो थोड़ी लंबी जाती है, जैसे 14-15 मिनट की जाती है। तो तुम लोग एक तो वीडियो पूरी देखते नहीं, उसके बाद मेरे को फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो। मेरे को आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने वीडियो बनाई है तो पूरा देखो, और ताकि उससे तुमको भी हेल्प हो और मेरे को भी कम क्वेश्चंस को आंसर करना पड़े। कैसा, मेरे को बहुत सारे बच्चों के मैसेज रहते हैं, ठीक है। मैं इतना टाइम सेम क्वेश्चन के लिए नहीं दे सकता, ठीक है। मैं मोस्टली उन क्वेश्चंस को अवॉइड करता हूँ जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। फिर भी तो आज फिर से अच्छे से प्यार से लेंगे पूरा एजुकेशन लोन, ठीक है। कंफर्म आपका एजुकेशन लोन सैंक्शन करा के ही अपन भेजेंगे अपन यहाँ से। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लोकेश राउत एंड आई एम अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो शर्म करो थोड़ी सी और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन लोन करते वक्त सबसे मन में 3 बातें बिठा लो। सबसे पहला है, कोई भी बैंक एक साथ पूरी फीस 6 साल की या 5 साल की, जितना भी आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टडी का, उतने की फीस एक साथ नहीं देती। क्योंकि जैसे मैंने बोला है कि कुछ यूनिवर्सिटीज की फी भरने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें आपको एक साथ पूरा 6 साल का, सेमी, ठीक है, जिसमें पहले साल आपको ज्यादा भरना पड़ता है, आगे के 5 साल कम भरना पड़ता है, और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है अपना पर ईयर, उसमें आपको हर साल सेम अमाउंट भरना पड़ता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें आपको एक साथ पूरा पैसा भरना पड़ता है, उस केस में आपको बैंक पूरा पैसा एक साथ नहीं देगी। पैसा मिलता ही नहीं है। अगर कोई दे रहा है आपके पहचान का मैनेजर तो इलीगली दे रहा है। अगर आगे चल के कभी इंक्वायरी हुई तो आप लोग भी फंसोगे, वो मैनेजर भी फंसेगा, और उसके ऊपर का जो बड़ा मैनेजर है, ठीक है, जो एक पूरे इसका रहता है, डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर रहता है, वो भी फंसेगा। और जो मैंने बोला ना, एक साथ पैसा नहीं देती बैंक, कभी भी पर ईयर पैसा देती है, ठीक है। थोड़ा सा इस फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर की फी, थर्ड ईयर की फी, वो भी तब जब आप जैसे फर्स्ट ईयर के बैंक ने फी भरती, अब वो आपने बोला कि सर मेरे को सेकंड ईयर की फी चाहिए, तो आपको फर्स्ट ईयर का पासिंग रिजल्ट कि मैं पास हो गया, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। सेकंड बात, बैंक कभी भी एजुकेशन लोन आपके अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में नहीं देती। एजुकेशन लोन डायरेक्टली बैंक से आपकी यूनिवर्सिटी को, या जो भी रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सिटी से डील आउट करता है फीस के मामले में, वो उसी को पैसे देते हैं। पर्सनल अकाउंट में कभी पैसे मांगने की गलती मत करना, कोई देता भी नहीं है, और उसने दे दिए तो वो इलीगल होता है। थर्ड, एजुकेशन लोन ज्यादातर कम इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट बैंक्स देती है। तो गवर्नमेंट बोले तो एकदम, गवर्नमेंट का काम बोले तो एकदम धीरे धीरे 10 बार फोन करो, 10 बार बैंक जाओ, ठीक है। सर हुआ क्या, सर हुआ क्या, सर क्या लग रहा है सर, और कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए सर, वो बोलेगा मंडे आओ, ट्यूसडे आओ, थर्सडे आओ, फ्राइडे आओ, जाना ही पड़ेगा, अपना काम है, ठीक है। तो तुमको उस केस में जाना ही पड़ेगा, विजिट देना पड़ेगा बैंक में। मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कभी कभी कोई मैनेजर चिढ़ के बोलता है, यार तो ये डॉक्यूमेंट नहीं लाया, ये तो साइन नहीं करता था, वहां साइन करता था, ठीक है, ये क्यों लाया, अब तो ट्यूसडे को आ। उस केस में मन में मत बिठाओ बात। गवर्नमेंट के लोग ऐसे ही बात करते हैं, कोई आपको नहीं बोलेगा बोले बेटा आ गया, बोले बेटा यहाँ साइन करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखो। तो 3 बातें मैंने बता दी, ये ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन लोन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड या एजुकेशन लोन फॉर आपके जो अदर कोर्सेस हैं इंडिया के बाहर, उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, ये कैसे पता करें। सबसे पहला है, एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट रहती है हर बैंक के पास में, ठीक है। एवरी बैंक हैज देयर यूनिवर्सिटी लिस्ट। उनमें उनके लगभग 1000 यूनिवर्सिटीज के नाम होते हैं,
बहुत सारे बैंक उसी क्राइटेरिया पे काम करते हैं। अगर उन 1000 यूनिवर्सिटीज में आपका नाम है तो आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ बैंक्स ऐसी होती है जो उस क्राइटेरिया से हटके भी काम करती है। उनमें से कुछ बैंक हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक। ये सब बैंक्स हैं जो उस क्राइटेरिया से हटके भी काम करती है। और भी बैंक्स होगी, लेकिन आई एम श्योर अबाउट दिस बैंक्स। ये जो बैंक्स है उस क्राइटेरिया से हटके काम करती है और आपकी जो यूनिवर्सिटी होगी उसके बारे में पूरा पता करेगी और आपको लोन देना है या नहीं ये डिसाइड करेगी। सेकंड तरीका है आपको पता करना है, तो अगर आपको 7.5 लाख के ऊपर लोन चाहिए, 7.5 लाख रुपए के ऊपर लोन चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखने लायक चीज मॉर्गेज करनी पड़ेगी या गिरवी रखनी पड़ेगी। समझ में आया? अगर 7.5 लाख के ऊपर का लोन चाहिए टोटल, 7.5 लाख, जैसे मैं बैंक में बोला सर मेरे को, वो बोलेगा कितना लोन चाहिए, सर मेरे को 6.5 चाहिए, तो 6.5 लाख रुपए विदाउट मॉर्गेज होता है। आपके सिर्फ पापा की जो सैलरी स्लिप्स है उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। उस केस में आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। समझ गए बात? अगर 7.5 के ऊपर है तो यू नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी जिसको आप गिरवी रख पाओ, और तभी आपको 7.5 के ऊपर का लोन सैंक्शन होता है। अब भैया गिरवी रखने के लिए मैं कौन सी चीजें गिरवी रख सकता हूँ? गिरवी रखने के लिए आप एक घर रख सकते हो जो NATP है, नॉन एग्रीकल्चरल टाउन प्लानिंग। वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होना चाहिए और उसका जो बांधकाम है वो टाउन प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए। ये चीजें आपको नहीं समझेगी, ये चीजें आपके जो पेरेंट्स हैं, मोस्टली आपके जो पापा हैं, उनको समझेगी। आप डायरेक्टली उनको पूछो कि पापा अपना जो घर है वो NATP है क्या, नॉन एग्रीकल्चर, मतलब वो जो लैंड है वो नॉन एग्रीकल्चर होना चाहिए। और आपके घर जो है टाउन प्लानिंग, एक छोटा सा बता देता हूँ मैं। टाउन प्लानिंग तो समझ लो कि टाउन प्लानिंग से घर बांधा जाता है जब उसमें बोला जाता है कि आपको रोड के लिए इतनी जगह छोड़नी है, साइड में इतनी जगह छोड़नी है, ठीक है, इतनी 2 फुट जगह छोड़नी है, वहां पार्क के लिए इस एरिया में जगह छूटेगी। उस हिसाब से जब घर बनता है उसको टाउन प्लानिंग बोलते हैं। मेनली अच्छे खासे एरियाज में ही टाउन प्लानिंग से घर बांधते हैं। गाँव में टाउन प्लानिंग से घर नहीं बांधते, कैसे भी अपने मन से अपने प्लॉट पे आदमी घर बांधता है। लेकिन व्हेन यू बिल्ड अ हाउस इन सिटी तब आपको उसके नियमों के अनुसार घर बनाना पड़ता है। ये बात अपने अपने पापा को पूछना है या आपके बारे में जो भी रिस्पॉन्सिबल हो, जिनको पता हो इन सब चीजों के बारे में, उनको पूछना है कि NATP। अगर आपका घर NATP है तो ही आपको लोन मिलता है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर आपके पास प्लॉट है, ठीक है, अगर आपके पास प्लॉट है तो प्लॉट पे भी आपको लोन मिलता है। जनरली बैरन लैंड, एक एम्प्टी जमीन और एक घर, तो मोस्टली चांसेस ज्यादा होते हैं घर वाले को लोन मिलने की। कभी भी बैंक को एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी चाहिए जिसको बेचने में दिक्कत ना हो। प्लॉट को भी बेचने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन बैंक जो गवर्नमेंट बैंक्स होती है दे जनरली प्रेफर एक घर रादर देन अ बैरन लैंड। इसके बाद में खेत पे भैया लोन मिलता है क्या? तो भैया खेत पे लोन नहीं मिलता है। जनरली गवर्नमेंट बैंक खेत पे लोन नहीं देती, बट कुछ बैंक्स एक्सेप्शनल है, मेरे को उनके नाम नहीं पता। आपको बैंक जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा मैनेजर से, सर मेरे पास खेत है तो गिरवी रख सकते हो। लेकिन जनरली मैंने आज तक इतने लोन के केसेस मैंने पढ़े हैं यूट्यूब पे, तभी जाके मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी को मैंने खेत पे एजुकेशन लोन मिलते हुए नहीं देखा है। तो खेत पे लोन नहीं मिलता, घर पे मिलता है, NATP होना चाहिए। और बैरन लैंड जो प्लॉट होता है उस पर भी लोन मिलता है। और लिक्विड फंड्स होते हैं, लिक्विड फंड मतलब समझ लो आपकी जो LIC पॉलिसीज है, आपके शेयर्स है, इसके बेसिस पे भी आपको लोन मिलता है। बट आपके लिक्विड फंड, आपके शेयर्स की वैल्यू उतनी होनी चाहिए। जनरली अगर एक MBBS अब्रॉड बच्चा पढ़ने आता है, लगभग वो 20 से 25 लाख रुपए लोन लेता है। उस केस में आपका LIC और शेयर्स का उतना वेटेज होना पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर LIC 4 से 5 लाख का होता है एक बंदे का। 2 भी कर लोगे आपकी, आपके पापा की, तो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख होंगे। और शेयर्स में ज्यादातर पैसा लोग डालते नहीं है। जो मॉडर्न लोग हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कॉर्पोरेट सिटीज में रहते हैं, गुड़गांव वगैरह, उनको ज्यादा आइडिया होता है शेयर्स के बारे में। जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है वो जनरली दे डोंट प्रेफर शेयर्स, वो ज्यादा उनका
दिमाग होता है कि वो एक प्लॉट ले ले या कोई सोना वाना ले ले, ठीक है। ये सब एसेट्स है जिसके भरोसे आपको लोन मिलता है और आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। इंटरेस्ट रेट कितना होता है? इंटरेस्ट रेट जनरली एक गवर्नमेंट बैंक का एजुकेशन लोन का डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट विच यू टेक। आपका अमाउंट 7.5 लाख है, 7.5 लाख से ऊपर है, उसमें आपका कोलेटरल भी है, उस पर आपका एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट गिरता है। बट आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। तो एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट है वो लगभग 8% से 8.5% होता है, ठीक। ऐसा समझ लो कि 7.8 से 8.5% के बीच में एजुकेशन लोन हर बैंक का इंटरेस्ट गिरता है। गर्ल्स को इंटरेस्ट रेट एजुकेशन लोन पे 0.5% कम से मिलता है बॉयज से। जैसे अगर एक लड़के को एजुकेशन लोन 8.5% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, तो एक लड़की को वही एजुकेशन लोन 8% इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। इंटरेस्ट रेट मैंने क्लियर कर दिया। अभी ये जो एजुकेशन लोन अपन लेते हैं इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है। इस केस में अगर आपके पापा का एनुअल इनकम, आपके पापा का एनुअल इनकम 4.5 लाख या उससे कम है, 4.5 लाख रुपए या 4.5 लाख रुपए से कम है आपके पापा का जो एनुअल इनकम है, उस केस में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए कम भरने पड़ते हैं जितना का आपका लोन होता है। जितना आपका लोन रिपेमेंट होगा ना, जितना, जैसे यहाँ से 6 साल बाद मैंने लोन लिया, 6 साल बाद में भरना चालू कर रहा हूँ, तो समझ लो मेरा अमाउंट 15 लाख हो गया, तो मेरे को सिर्फ 13.5 लाख या 13 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आई डोंट प्रॉपरली, मेरे को अभी याद नहीं है, मैंने एक से पूछा था। और ऐसा मत सोचना कि भैया मैं एक गलत इनकम दे दूंगा, एक 75,000 की या 2 लाख की इनकम दे दूंगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। प्रॉपरली वो लोग जो इनकम टैक्स आपको रिटर्न होता है वो चेक करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न चेक करते हैं, आपका जो सैलरी स्लिप्स है वो सब चेक करके उनको आपकी सैलरी पता होती है आपके पापा की, उस बेसिस पे ही ये सब सब्सिडी मिलती है। ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं मेन अपन, भैया एजुकेशन लोन का प्रोसेस क्या है। एजुकेशन लोन का प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल नाम की एक साइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें 6 to 7 स्टेप्स है। पहले इसमें आपका नाम, फिर आपके पापा की डिटेल्स, आपके एजुकेशन जहाँ पढ़ने जा रहे हो उसकी डिटेल्स, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब भरना, ठीक है। 5वें नंबर पे ऐसा करके आपको पूरा वो फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन। पूरा आपको मोबाइल से या कंप्यूटर से ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। जब भी आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, अगर उन्होंने 10 डॉक्यूमेंट मांगे हैं, उनमें से कुछ मैंडेटरी होते हैं जो आपको भरने ही पड़ते हैं, और कुछ आपने नहीं भरा तो भी चलता है। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप भरोगे उन सब का साइज 2 MB से कम होना चाहिए मिला के। पूरा अगर आपने 7 डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, आपकी नीट की मार्कशीट अपलोड की है, आपके पापा की सैलरी स्लिप अपलोड की है, एडमिशन लेटर या कुछ भी अपलोड, जो भी वहाँ रिस्पेक्टिव अगर मांग रहा है, उन सब का मिला के साइज 2 MB से कम होना चाहिए। आपको पूरा फॉर्म भरना है। जब आपका पूरा फॉर्म भर के हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएंगे, तो आपको एक ईमेल आएगा इन विच यू विल गेट योर लोन एप्लीकेशन। एक आपका नंबर जनरेट होता है। पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको मेल आएगा, मेल में आएगी वो सब, आपका आईडी आएगा, आपका पासवर्ड आएगा, वो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड रहता है। फिर आपको विद्या लक्ष्मी में फिर से लॉगिन करना है और आपका नेक्स्ट स्टेप होगा टू चूज द बैंक। उस केस में आपको ऑप्शन आएगा, कोर्स कौन सा है, अब्रॉड है या इंडिया है, और आपको किस बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना है। आप कितने भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको सीधा बैंक का IFSC कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। आपकी जो भी पास की बैंक होगी, बैंक के नाम मैंने बता दिए, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बैंक में बता। लेकिन आपके टॉप प्रेफरेंस पे होना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ये इसमें से कोई भी बैंक अगर आपके घर के पास में है तो आपको उस बैंक पे क्लिक करना है। उसमें IFSC कोड में उस पर क्लिक करोगे तो आपको लिखा जाएगा कि ठीक है, इस बैंक के लिए आपका ये लोन एप्लीकेशन नंबर है। वो लोन एप्लीकेशन नंबर लेके आपने आपके जो भी बैंक
है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक आपने चूज किया है तो पंजाब नेशनल बैंक में जाना है। आपका जो लोन एप्लीकेशन है पूरा, उसका एक नंबर आता है जैसे 1197 ऐसा, उस नंबर पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपका एक लोन एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म जो भी आपने भरा है ना, वो उसकी पीडीएफ निकलती है। वो पीडीएफ आपने प्रिंट आउट निकाल के आपके बैंक जाना है। आप अपने बैंक जो अपने मैनेजर को बोलो कि सर मैंने विद्यालक्ष्मी पोर्टल से एजुकेशन लोन एमबीबीएस के लिए अप्लाई किया है। अगर पंजाब नेशनल बैंक का बंदा है, अगर पंजाब नेशनल बैंक को अगर अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में अगर अब्रॉड का एजुकेशन लोन है तो वो एक स्कीम है पंजाब नेशनल बैंक की, पीएनबी उड़ान। ठीक है, अलग अलग बैंक की अलग अलग एक स्कीम्स होती है, इंडिया के लिए अलग होती है। तो उड़ान करके एक स्कीम है पंजाब नेशनल बैंक फॉर एजुकेशन लोन अब्रॉड, पीएनबी उड़ान। बोलना सर मेरे को पीएनबी उड़ान में एजुकेशन लोन अब्रॉड के लिए चाहिए। अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक अप्लाई किया है तो आपके मैनेजर से जाओ, बात करो, ठीक है सर ऐसा ऐसा है, मेरे को एजुकेशन लोन चाहिए, मेरी ये यूनिवर्सिटी है, इसकी इतनी फीस है। उसके बाद मैनेजर आपको बताएगा कि आप लोन हमारी उसकी उनकी बैंक लोन देती है नहीं देती है। जनरल देती है, उनको बोलना कि सर पीएनबी से लोन हुए, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने लिया है, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चों ने लोन लिए हुए हैं। तो उस केस में फिर बैंक वाला आपको बोलेगा कि ठीक है लोन देती है हमारी बैंक, आपको कितना चाहिए, 7.5 लाख चाहिए, 7.5 लाख के ऊपर चाहिए, ठीक है। और आपका मॉर्गेज क्या रखने वाला हो, प्लॉट है, घर है आपका, ठीक है, लिक्विड फंड्स है जैसे मैंने बताया। उस केस में उसके बाद में फिर वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देंगे कि देखो बेटा मेरे को आपका आधार कार्ड जो केवाईसी डॉक्यूमेंट वो चाहिए होगी, पापा की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, मेरे को अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगा 6 महीने का, ठीक है, मेरे को पापा का जो आपका फॉर्म 16 है, फॉर्म ए बी है, फॉर्म 16 AB वो चाहिए। वो जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे सर आपको उनको देते रहना है एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू। ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू होती है। उसके बाद में धीरे 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 द थिंग्स जो है वो वर्कआउट करना स्टार्ट करती है। बैंक वाले जो सर आपके घर में आते हैं, इन्हें चेक करते हैं। अगर आप घर मॉर्गेज कर रहे हो तो घर गिरवी रख रहे हो तो प्लॉट एक वो देखने आते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप गिरवी रख रहे हो। उसके बाद में एक एस्टिमेट उसका निकाला जाता है, एडवोकेट आता है, ठीक है। अगर आपका मॉर्गेज है तो आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्या क्या होता है इस वाले सेक्शन में सुन लो। जैसे अगर आपका घर मॉर्गेज हो रहा है कि आपको 7.5 लाख के ऊपर लोन चाहिए, तो आप बोल रहे हो कि सर मेरा घर एनआईटीपी है और मेरे को मॉर्गेज कराना है, तो बैंक वालों की तरफ से एक उनका एडवोकेट भेजते हैं, वकील। वो एडवोकेट आता है, आपके पूरे जो पेपर्स है वो चेक करता है कि सब पेपर लीगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में एक प्लॉट का या आपके जो घर है उसका एस्टिमेट निकालने वाला आता है कि गवर्नमेंट वैल्यू कितनी बैठती है आपके घर की या आपकी प्लॉट की, ठीक है। गवर्नमेंट वैल्यू कितनी बैठती है, गवर्नमेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम होती है, ठीक है। गवर्नमेंट वैल्यू बहुत कम निकलती है, जितना अपन जनरली बाहर बेचते हैं ना ऐसा खुले में घर वर, तो उससे कम निकलती है गवर्नमेंट वैल्यू, ठीक है। वो आपका एक एस्टिमेट निकालेगा कि ठीक है देखो देखो आपको आपके जो घर का जो वैल्यू है वो 40 लाख रुपए निकल रहा है, आपको लोन के लिए 30 लाख रुपए चाहिए तो हम दे सकते हैं। कभी भी जितना आपका लोन अमाउंट है उससे ज्यादा ही आपकी घर की या जो भी आपका मॉर्गेज का प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वो एडवोकेट आता है, आपकी वैल्यू निकलती है, उसके बाद में बैंक डिसाइड करती है कि नहीं वो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, 5-10 लाख रुपए वैल्यू ऊपर है। उसका एक मार्जिन होता है कि इतने इतने परसेंट ऊपर चाहिए। जैसे जैसे समझो कि अगर 30 लाख का लोन चाहिए तो समझो कि 40-45 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए होती है। उस केस में फिर बैंक फिर आपके जो कागज है वो रखती है बैंक में, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज होती है, आपको लोन मिलता है, फिर आपका लोन वगैरह सब सैंक्शन होता है। आपका लोन सैंक्शन हो गया। जब लोन सैंक्शन होता है उसके बाद में बैंक जो मेन ब्रांच होती है, ठीक है, उस रिस्पेक्टिव बैंक की, वहां से सैंक्शन लेटर आता है आपके एक लोकल ब्रांच में, जो भी आपके घर के आसपास ब्रांच होगी वहां पे एक लेटर आता है जिसको बोलते हैं सैंक्शन लेटर। सैंक्शन लेटर में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है जो जिसका पालन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, किस बेसिस पे आपका लोन हम डिसबर्स करेंगे, आपको पैसे देंगे, वो सब लिखा होता है उसमें। वो सब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपने साइन करा कि ठीक है सर मेरे को ये शर्तें मंजूर है, तब जाके आपको डिसबर्समेंट मिलता है, ठीक है। जिसमें आप कुछ बैंक वाले कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप अब्रॉड के लिए जाओ तो मेरे को वीजा दिखाओ आपका, ठीक है, मेरे को पासपोर्ट दिखाओ। उसके इसमें फिर बैंक आपके पैसे भरती है हर साल जैसे जैसे आपका रिजल्ट आता है। ऐसा सीन है। और ये भी डाउट है बच्चों के मन में कि भैया कोई कोई बैंक वाले बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर में लोन नहीं मिलता,
तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। फर्स्ट ईयर से ही एजुकेशन लोन चालू होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि फर्स्ट टाइम लोन नहीं मिलता। अब कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो सुन लो। अगर आप ये जो लोन के जो प्रोसेस और ये जो लोन आपका होता है ना, उसकी प्रोसेसिंग फी होती है 4,500 से 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फी होती है। अगर आपका प्रॉपर्टी वाला केस है तो उस केस में कुछ पैसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि घर के प्रॉपर्टी, घर के पेपर वकील से करता है, वकील की फीस होती है। तो अगर प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज करा रहे हो तो उस केस में आपका जो लोन प्रोसेसिंग फी है वो 8,500 से 10,000 रुपये जाता है। ठीक है, वो बैंक आपके अकाउंट में से काट सकती है। जैसे अगर आपने कुछ लोन, जैसे 7.5 लाख का लोन लिया है या 8 लाख का लोन लिया है, तो 8 लाख में से पैसे काट सकती है, या तो आप उनको बाहर से चेक दे सकते हो कि सर उसमें से मत काटो, मेरे लोन में से, ये मेरे से बाहर से पैसे ले लो। अगर आपका मॉर्गेज वाला प्रॉपर्टी तो उस केस में आपका प्रोसेसिंग फी 4,500 से 5,000 रुपये होता है। ये हो गई आपकी प्रोसेसिंग फी। और जब भी किसी बंदे को अब्रॉड के लिए भेजती है कोई भी बैंक, उसका एजुकेशन लोन देती है, तो उसका एक मेडिकल इंश्योरेंस निकलता है। मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए निकलता है कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी बाहर कुछ हो गया या कुछ वहाँ कुछ डिजास्टर हो गया या आपकी डेथ हो गई या आपको कुछ हो गया, तो उस केस में आपका एजुकेशन लोन रिपेमेंट कौन करेगा? आप ऐसा था ना कि एजुकेशन लोन कि आपको जब जॉब लगेगी तब आपका एजुकेशन लोन रिपेमेंट होता है, तो अब आप करोगे ना, वो आपके पापा थोड़ी करेंगे। तो उस केस में आपकी जितने का आपका एजुकेशन लोन है, ठीक है, और जितने का आपका एजुकेशन लोन है और इंटरेस्ट के साथ जितना वो पैसा होता है 6 साल बाद में, जैसे मैंने 10 लाख रुपए लोन लिया और 6 साल बाद मेरे को बैंक को चुकाने हैं समझो 15 लाख रुपए, तो 15 लाख के आसपास का आपका एक ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस बनता है जिसमें 15 लाख रुपए बैंक को रिकवर होते हैं मेडिकल इंश्योरेंस वाली कंपनी से। ठीक है, इसका पैसा भी लगभग, अगर आपका 12 या 15 लाख का इंश्योरेंस है तो आपका 14,500 रुपये लगता है, बस 14,500 पूरा 6 साल का मिला के आपका इंश्योरेंस का इतना पैसा बैंक लेता है। तो उस केस में भी बैंक आपके अकाउंट से काट सकते हैं, या तो आप अपने बैंक को बाहर से पैसा दे सकते हो कि सर ये जो आपने जो मेरा इंश्योरेंस निकालना है मेडिकल, उसका ये पैसा है 14,000 15,000 रुपये, जितना भी, ये ज्यादा पैसा नहीं होता, 14-15,000 रुपये होते हैं ये 6 साल के। ठीक है, अब मैं 6 साल का कोर्स होता है एमबीबीएस अब्रॉड का, उसलिए 6 साल बता रहा हूँ। ये 6 साल के लिए 14,500 रुपये है सर, और आप उसका मेडिकल इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आपको कभी कुछ हो गया तो डायरेक्टली बैंक उस मेडिकल इंश्योरेंस वाली कंपनी से उतना पैसा लेके आपका जितना भी जैसे समझो कि बैंक को 12 लाख रुपए आपको भरने थे, आपको कुछ हो गया और आपका मेडिकल इंश्योरेंस का 15 लाख बन रहा है, मतलब मेडिकल इंश्योरेंस वाली कंपनी 15 लाख दे रही है, तो उस केस में 12 लाख बैंक को देगी और 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे, मतलब आपके पेरेंट्स को मिलेंगे 3 लाख रुपए। जो भी बचते हैं पैसे बैंक को देने के बाद में मेडिकल इंश्योरेंस की, वो मिलते हैं। और एक बात रहेगी, एजुकेशन लोन रिपेमेंट। एजुकेशन लोन रिपेमेंट का सीन कैसा होता है, जैसे 6 साल का आपका कोर्स है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर फिफ्थ सिक्स ईयर बैंक ने पैसे भर दिए। 6 साल के बाद में आपको 1 साल एक खाली मिलता है, जिस केस में आपको जॉब ढूंढने के लिए 1 साल का टाइम दिया जाता है कि देखो 6 साल का आपका कोर्स हो गया, 1 साल आपके पास है जॉब ढूंढने के लिए। उसके बाद में 7 साल हो गए और फिर 8वें साल से आपका एक ईएमआई बनती है, जितना भी आपका पैसा हो गया बैंक के ऊपर, जैसे कि जितना भी कर्जा है आपका, उस कर्जे के टुकड़े होते हैं। जैसे वो बैंक वाले पूछते हैं आपको कि आपको देखो 10 साल की ईएमआई रखनी है, 5 साल की ईएमआई रखनी है, 15 साल की ईएमआई रखनी है, ठीक, उस हिसाब से वो पर मंथ में आपकी ईएमआई काट के देते हैं, उस हिसाब से आपको फिर ईएमआई भरनी पड़ती है। एमबीबीएस अब्रॉड का 6 साल का कोर्स होता है, उसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 6 साल पढ़ाई, 1 साल मॉनिटरिंग पीरियड, तो 7 साल हो गए। कोई दूसरा कोर्स होता होगा 4.5 साल का, बांग्लादेश में 4.5-5 साल का होता है, तो उस केस में उनको 6 साल मिलते हैं और उनके 7वें साल से लगता है। मतलब जितना आपका एजुकेशन का पीरियड है उसके बाद आपको 1 साल मॉनिटरिंग पीरियड मिलता है और उसके बाद से आपका ईएमआई कटनी चालू हो जाएगी। अब मेरे को लगता है मैंने कुछ भी चीज छोड़ी है, मैंने प्रॉपर्ली पूरा समझा दिया। इसके बाद भी कुछ छोड़ गया होगा भाई तो माफ कर देना, और मेरे को कमेंट्स में लिख दो, या मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है मेरी डिस्क्रिप्शन में है, मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर दो कि भैया आपने ये इस चीज के बारे में नहीं बताया, तो उस चीज के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये थी वीडियो चले तो लाइक करना, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।